बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो पास्ट टॉपिक हमने डिस्कस की थी, लर्निंग स्टाइल्स, वही कंटिन्यू है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो मेजर लर्निंग स्टाइल्स है वो 3 है। विजुअल है, ऑडिटरी है और काइनेस्थेटिक, जिसे हम टेक्टाइल लर्निंग स्टाइल कहते हैं, वो 3 हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है इस स्लाइड में कि 7 लर्निंग स्टाइल्स। तो 7 लर्निंग स्टाइल्स का मतलब ये है कि इसमें वो जो 3 मेजर जो क्लासेस है लर्निंग स्टाइल के, जो 3 मेजर टाइप्स हैं, तो उसके सब टाइप्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो यहाँ पे वर्बल लर्निंग स्टाइल की बात हो रही है, तो ये ऑडिटरी में ही आती है। ऑडिटरी जिसके लिए ऑरल का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो उसी में वर्बल भी आता है। हमने पढ़ा था कि वो लोग ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं, वो चीज़ों को सुन के ज़्यादा समझ उनको आती हैं। जब वो चीज़ें बोलते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, तो उस टाइम उनको ज़्यादा समझ आती हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफ़िकली कुछ लर्नर्स जो है, उनकी जो एबिलिटीज़ है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताई गई हैं। तो उसमें जो फर्स्ट वन है वो है विजुअल लर्नर्स जो होते हैं, तो उनको स्पेशल लर्नर्स भी कहा जाता है। यानी विजुअल लर्निंग स्टाइल जो है, इसके लिए लफ्ज़ स्पेशल लर्निंग स्टाइल भी यूज़ होती हैं। ये वो लोग होते हैं, वो लर्नर्स होते हैं जो पिक्चर्स को प्रीफर करते हैं, इमेजेस को प्रीफर करते हैं। इमेजेस से, पिक्चर्स से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। और इनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनकी तेज़ होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को स्पेशल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। ये हमारी हर एक ह्यूमन की एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि जिस एबिलिटी के थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड पोस्चर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रेस्टिंग इन्वायरमेंट में हैं या फिर हम मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो मूव करते वक्त या फिर रेस्टिंग इन्वायरमेंट में हम जिस तरीके से अपने जो हमारी बॉडी की पोस्चर होती हैं उसको मेंटेन रखते हैं, तो ये जो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखना है, तो इसको विजन से इसलिए यहाँ पे रिलेट किया गया है क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमारी ब्रेन की तरफ मैसेज चली जाती हैं उस पोस्चर को क्रिएट करने के लिए। यानी अगर हम रेस्टिंग इन्वायरमेंट में है तो पहले हम देखते हैं कि हम रेस्टिंग इन्वायरमेंट में है, और फिर उस देखने की वजह से, उस विजन की वजह से हमारे माइंड में वो ब्रेन की तरफ से वो मैसेज आती है कि रेस्टिंग इन्वायरमेंट में हमने कौन सा पोस्चर क्रिएट करना है, पोस्चर रखनी है, और वाइल ड्यूरिंग मोशन हमने कौन सी जो है वो पोस्चर मेंटेन रखनी है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो इनकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी ये जो स्पेशल ओरिएंटेशन, या मैंने आप लोगों को जो एबिलिटी की बात की, तो ये सब में होती हैं, हर एक ह्यूमन में होती हैं। लेकिन जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो उनमें ये एबिलिटी मज़ीद बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लर्निंग स्टाइल वाले जो लोग हैं। तो दूसरे नंबर पे है ऑरल ऑडिटरी, या फिर यहाँ पे ऑडिटरी के लिए म्यूज़िकल लर्निंग स्टाइल का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है। प्रीफर यूजिंग साउंड एंड म्यूज़िक, लिखा है कि ये लोग जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, तो ये साउंड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, साउंड से ज़्यादा ये सीखते हैं। यानी लेक्चर्स वगैरह सुनना, कोई इनको अगर कुछ बताए, इनको कोई साउंड जो है वो साउंड के थ्रू कोई चीज़ समझाई जाए, तो उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। और यहाँ पे
क्योंकि ये फ़ॉरेन लिटरेचर है, यानी फ़ॉरेन लिटरेचर होने की वजह से म्यूज़िक को भी साथ में लिखा है कि ऑडिटरी लर्नर्स जो होते हैं वो म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो एज़ ए मुस्लिम हमने इस बात को इग्नोर करना है, म्यूज़िक वाले बात को। बाकी यहाँ पे जो साउंड की बात है तो ये लोग होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। तो ये जितना ज़्यादा कोई भी टॉपिक इनके सामने आ जाए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना हो सके उतना अगर इनको साउंड वगैरह कोई सुनाई दे उससे रिलेटेड, तो इनको मज़ीद अच्छे तरीके से वो समझ आती हैं। तीसरे नंबर पे है वर्बल के लिए लिंग्विस्टिक लफ्ज़ भी यूज़ होती हैं, यानी ये लैंग्वेज के थ्रू, बोलने के थ्रू प्रीफर यूजिंग वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। तो ये भी अंडर कैटेगरी में आता है ऑडिटरी लर्नर्स के। लेकिन मोर स्पेसिफ़िकली ये लोग ऐसे होते हैं जो वर्बल होते हैं। ज़्यादातर जो स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें तो ऑडिटरी के अंदर दो टाइप आती है। एक ऑरल, जिसमें बिल्कुल जो है वो साउंड सुनने पे ज़्यादा फोकस होती है, और एक वर्बल जिसमें अल्फाज को यूज़ करते हुए, स्पीच करते हुए, बोलते हुए ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ये पढ़ाए, ग्रुप डिस्कशन हो रही है और उस ग्रुप में अपने ग्रुप वालों को ये अगर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उससे इनको बहुत अच्छे से कोई टॉपिक जो है वो समझ आती है। और या फिर अपने लिए कोई टॉपिक याद करके फिर जब उसको लिखते हैं तो उससे इनको अच्छे से वो याद होती हैं। तो ये वर्बल या लिंग्विस्टिक लर्नर्स कहलाते हैं। फिज़िकल या काइनेस्थेटिक लर्नर प्रीफर यूजिंग बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच, यानी बॉडी को यूज़ करते हुए कोई हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट करने के बाद, या फिर सेंस ऑफ टच को यूज़ करके, हैंड्स को यूज़ करके। तो अब फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो अच्छे तरीके से समझते हैं, जो चीज़ों को फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू सीखते हैं, तो उनको फ़िज़िकल या काइनेस्थेटिक या टेक्टाइल लर्नर्स कहा जाता है। लॉजिकल लर्नर्स की जो कैटेगरी है ये मैथमेटिकल होते हैं। इसको मैथमेटिकल लर्नर्स भी इनको कहा जाता है। प्रीफर यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग एंड सिस्टम, यानी लॉजिक को यूज़ करते हुए, रीजनिंग को यूज़ करते हुए, सिस्टम्स को यूज़ करते हुए ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी जो काइनेस्थेटिक लर्नर है उसके अंडर कैटेगरी में आती हैं। लेकिन ये कुछ उससे डिफरेंट है, एक अलग कैटेगरी में इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कोई इस तरह हैंड ऑन एक्टिविटी नहीं होती है। यानी कोई मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं की जाती है, लेकिन उसमें हमेशा लिख के, राइटिंग के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम्स को। तो इसीलिए इसे एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और लॉजिकल नेम जो है वो इसको दिया गया है। सोशल इंटरपर्सनल लर्नर्स, कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सोशल लर्नर्स और सोलिटरी लर्नर्स की बात आ गई हैं। तो ये दोनों बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब जो सोशल लर्नर्स है वो इंटरपर्सनल लर्नर्स होते हैं, यानी प्रीफर टू लर्न इन ग्रुप और विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ मिल के लर्न करने को ये अहमियत देते हैं, ग्रुप लर्निंग करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह के थ्रू ये अच्छे से सीखते हैं। अब जो और सोलिटरी लर्नर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे लिखा है इंटरपर्सनल, तो ये मिस्टेक हुई है, स्पेल मिस्टेक, ये इंट्रापर्सनल है। सोलिटरी जो है वो इंट्रापर्सनल है, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रीफर टू वर्क एलोन एंड यूज सेल्फ स्टडी, यानी एलोनली स्टडी करना और सेल्फ स्टडी करना इन लोगों को पसंद होती हैं। तो आप लोगों में से भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सोशल लर्नर्स होंगे, यानी सोशल डिस्कशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीखने वाले होंगे, और कुछ सोलिटरी भी होंगे। सोलिटरी जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं, यानी सोशल लर्नर्स होते हैं। लेकिन मतलब कि 40-45% तक जो लोग होते हैं, 40% कह सकती हूँ कि वो अक्सर सोलिटरी होते हैं। तो एलोनली पढ़ना और सेल्फ स्टडी करना उनको ज़्यादा जो है वो प्रीफर करते हैं, इससे ज़्यादा सीखते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना लर्निंग स्टाइल बता दें कि ये जो दो हैं, सोलिटरी और सोशल, इनमें से आप लोग जो है वो कौन से लर्नर्स हो, कि सोशल लर्नर्स या फिर सोलिटरी लर्नर्स।
7 लर्निंग स्टाइल कंटिन्यू है, लिखा है रिसर्च शो दैट ईच लर्निंग स्टाइल यूजेस डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी रिसर्च से ये शो हुआ है कि हर एक लर्निंग स्टाइल जो है उसके लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन यूज़ होते हैं। बाय इन्वॉल्विंग मोर ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग लर्निंग वी रिमेंबर मोर ऑफ व्हाट वी लर्न, और अगर हम ब्रेन का ज़्यादा पार्ट जो है वो ड्यूरिंग लर्निंग अगर यूज़ करें तो इससे हम बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हर एक बंदा जो है वो उसमें सारे लर्निंग एबिलिटीज़ होते हैं, जितने भी लर्निंग स्टाइल है ये सब में होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो मेजर होती है जो कि उसके लर्निंग स्टाइल कहलाती हैं। लेकिन कुछ यूनिक लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें सारे जो लर्निंग स्टाइल है वो पीक पे होते हैं, यानी हर लिहाज से ऑडिटरी से भी वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, वर्बली जब बोलते हैं तो भी बहुत अच्छे से सीखते हैं, और विजुअली भी सब कुछ जितने भी लर्निंग स्टाइल्स हैं तो सब में वो बेहतर होते हैं। तो ऐसे लोग जो सब में पीक में होते हैं, यूनिक एबिलिटी होती है, गॉड गिफ्टेड ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सारे लर्निंग स्टाइल में वो फुली जो है वो फुली उनमें कैपेबिलिटी होती है हर एक लर्निंग स्टाइल में। तो फिर वही लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिमेंबर भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लर्निंग स्टाइल के साथ उनके ब्रेन के मोर पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो जितना आप लोगों के लर्निंग स्टाइल ज़्यादा है, आप लोग ज़्यादा जो मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 लर्निंग स्टाइल्स में आप लोग आगे हैं, सब में आप लोग बेस्ट है, पीक पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन के मोर देन 2, मोर देन 3, मोर जो है वो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं। और मोर देन मोर पार्ट्स यूज़ होने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हो और आप लोगों को ये फिर याद भी आसानी से होंगे। रिसर्चर्स यूजिंग ब्रेन इमेजिंग technologies have been able to find out the key areas of the brain responsible for each learning style। और रिसर्चर्स जो होते हैं, जो रिसर्चर्स है उन्होंने, रिसर्चर्स जो लोग हैं तो उन्होंने कुछ ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स यूज़ किए हैं और उनके थ्रू उन्होंने फाइंड आउट किया है कि ब्रेन के कौन से एरियाज़ किस लर्निंग स्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने ये फाइंड आउट करके दे दिया है जो कि स्लाइड में प्रेजेंट है। सबसे पहला है key areas of the brain responsible for each learning style। Visual learners, the occipital lobes at the back of the brain manage the visual skin। अब देखिए स्टूडेंट्स, both the occipital and parietal lobes manage spatial orientation। के जो occipital lobes at the back of the brain, जो ऑक्सीपिटल लूप है, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे जो ब्रेन की लूप है, ऑक्सीपिटल लूप बैक ऑफ द ब्रेन जो है वो विजुअल स्किन को मैनेज करती है। यानी जो विजुअल लर्नर्स होते हैं तो उनकी ऑक्सीपिटल रीजन जो है ब्रेन की वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। पेराइटल लूप्स जो है वो और ऑक्सीपिटल लूप दोनों मिल के स्पेशल ओरिएंटेशन को मैनेज करती है। तो स्पेशल ओरिएंटेशन या स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले कि बॉडी की वो एबिलिटी के जिसके थ्रू हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में, रेस्ट में, ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग रेस्ट हम अपना पोस्चर जो है वो क्रिएट करते हैं, डिफरेंट पोस्चर क्रिएट करके उनको मेंटेन करते हैं, तो वो स्पेशल ओरिएंटेशन कहलाती हैं। तो स्पेशल ओरिएंटेशन को ऑक्सीपिटल लूप और पेराइटल लूप दोनों मिलकर मैनेज करते हैं, और जो विजुअल स्किन्स वगैरह होते हैं तो उनको ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लूप है वो मैनेज करती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड थी इसमें मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इसमें एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने भी, आप लोगों के फाइनल पेपर्स भी करीब है, जून में एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए आपने अभी से एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग ये चीज़ें याद रखें कि विजुअल के लिए स्पेशल लर्नर्स, और ऑरल के लिए ऑडिटरी या म्यूज़िकल, या वर्बल के लिए लिंग्विस्टिक, फिज़िकल के लिए काइनेस्थेटिक, और लॉजिकल के लिए मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, ये जितने भी जो डबल नेम्स दिए गए हैं तो ये आपने याद रखने हैं कि कौन से लर्निंग स्टाइल के लिए कौन सा अदर नेम जो है वो यूज़ होती है।
और इसके अलावा यहाँ पे अब आपने याद रखनी है कि ब्रेन का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है किस स्टाइल के लिए, किस लर्निंग स्टाइल के लिए। तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर इस यूनिट से MCQs बनते हैं तो इन्हीं स्लाइड से ज़्यादातर MCQs बनेंगे, क्योंकि यही MCQs टाइप है कि ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो कौन से विजुअल स्टाइल को कंट्रोल करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए ऑरल के लिए द टेम्पोरल लूप हैंडल्स द ऑरल कंटेंट, द राइट टेम्पोरल कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर म्यूज़िक। अब जो टेम्पोरल लूप्स होते हैं तो वो ऑरल कंटेंट को वो रिस्पॉन्सिबल है कि उनको हैंडल करती है। यानी जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं तो उनके जो ब्रेन के जो लूप होते हैं, टेम्पोरल लूप होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उस वक्त जब वो लर्निंग करते हैं ऑडिटरी लर्नर के। तो यहाँ पे लिखा है कि जो राइट टेम्पोरल कंटेंट होती है तो वो म्यूज़िक के लिए इम्पोर्टेंट होती है। यानी राइट साइड ऑफ द टेम्पोरल जो ब्रेन है, टेम्पोरल लूप है ब्रेन की, तो उसमें वो इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक के लिए। वर्बल है उसके बाद तो द टेम्पोरल एंड फ्रंटल लूप स्पेशली टू स्पेशलाइज्ड एरियाज कॉल्ड ब्रोकास एंड वर्निक्स एरिया इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ दीज टू लूप्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्बल के लिए टेम्पोरल लूप भी इन्वॉल्व है और फ्रंटल लूप्स भी इन्वॉल्व है। यानी बोथ फ्रंटल लूप्स लेफ़्ट एंड राइट और टेम्पोरल लूप दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें दो ख़ास एरियाज़ होते हैं वो स्पीच के लिए, स्पीच एरियाज़ भी हम इनको कहते हैं, ब्रोकास और वर्निक्स एरिया। यहाँ पे जो ब्रोकास एरिया होता है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है, इसको अनदर नेम जो है वो मोटर स्पीच एरिया भी इसको कहा जाता है, मोटर स्पीच एरिया। ये आपने याद रखनी है, इससे भी MCQs बन सकती है कि ब्रोकास एरिया के लिए अदर नेम जो है वो मोटर स्पीच एरिया यूज़ होती हैं। ये एरिया जब ड्यूरिंग वर्बलाइजेशन, जब हम बात करते हैं नॉर्मल स्पीच करते हैं, तो नॉर्मल स्पीच करते वक्त हमारी जो वोकलाइजेशन होती है, जो साउंड हम निकालते हैं, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है ये एरिया। और साथ में वाइल स्पीकिंग हमारी ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको भी मेंटेन रखने के लिए ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो वर्निक एरिया है तो इसमें मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, वो मोटर न्यूरॉन जो कि स्पीच की कंप्रिहेंशन करते हैं। यानी जो भी स्पीच हम बोलते हैं और बोलने के बाद या दूसरे लोग जो बोलते हैं उसको हम समझते हैं या फिर अपनी बातों को, ये वर्बल लर्नर्स वही होते हैं जो कि ख़ुद को बोल के सुनाते हैं। तो अपनी बातों जब ये बातें करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं या ख़ुद को पढ़ाते हैं, तो उस टाइम जब ये बोलते हैं और उस बोले हुए अल्फाज को समझने के लिए इनकी जो ब्रेन की एरिया जो रिस्पॉन्सिबल है वो वर्निक एरिया है। वर्निक एरिया ये पोस्टीरियर, थर्ड पोस्टीरियर जो अपर टेम्पोरल साइड है उसमें लोकेटेड है, लेफ़्ट हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आप लोग की स्लाइड्स में भी लिखा है, देखिए कि लेफ़्ट हेमिस्फीयर ऑफ दीज टू लूब्स। और इसको वर्निक्स एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1874 में फ़र्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया हुआ था। उनका नाम कैरल वर्निक था, इसीलिए अपने नाम के साथ जोड़ के वर्निक्स एरिया उन्होंने इसका नेम रखा हुआ है। इसके बाद फ़िज़िकल जो लर्निंग स्टाइल है यानी टेक्टाइल लर्निंग, तो उसके लिए लिखा है कि द सेरिब्लम एंड द मोटर कॉर्टेक्स एट द बैक ऑफ द फ्रंटल लूप हैंडल मच ऑफ आवर फिज़िकल मूवमेंट। जो हमारी फ़िज़िकल मूवमेंट होती है तो उसके लिए बैक ऑफ द फ्रंटल लूप में सेरिब्लम एरिया और जो मोटर कॉर्टेक्स होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने ये बातें याद रखनी है। लॉजिकल जो लर्निंग होती है यानी जो मैथमेटिकल लर्निंग होती है तो उसके लिए पैराइटल लूब्स स्पेशली लेफ़्ट साइड वाला ड्राइव अवर लॉजिकल थिंकिंग। जो भी हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, मैथमेटिकल हम थिंकिंग करते हैं, तो उनके लिए यानी सिर्फ हम मैथमेटिक में ही लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते बल्कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हमें लॉजिकली थिंकिंग करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम हमारे ब्रेन के पैराइटल लूब्स की जो लेफ़्ट साइड है स्पेशली वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। सोशल लर्निंग करते वक्त
द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लूप्स हैंडल मच ऑफ अवर सोशल एक्टिविटीज़। हमारे सोशल एक्टिविटीज़ को, मच ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए फ्रंटल और टेम्पोरल लूप्स काम करते हैं। इसके अलावा द लिम्बिक सिस्टम नॉट शोन अपार्ट फ्रॉम द हिपोकैम्पस आल्सो इन्फ्लुएंस बोथ द सोशल एंड सोलिटरी स्टाइल। अब यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम जिसमें हिपोकैम्पस भी इंक्लूड है, तो ये दोनों जो सोशल लर्निंग होती हैं या सोलिटरी लर्निंग होती है, यानी ग्रुप लर्निंग या एलोन लर्निंग जो होती हैं, तो दोनों पे लिम्बिक सिस्टम का कंट्रोल होता है। द लिम्बिक सिस्टम हैज़ ए लॉट टू डू विद द इमोशंस, मूड्स एंड एग्रेशन। हमारे जो इमोशंस होते हैं, मूड्स चेंजिंग्स वगैरह होते हैं, जो एग्रेशन होती हैं हमारी, जो गुस्सा वगैरह आते हैं, तो उन सब के लिए लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती है। इन सब के दौरान इमोशंस, मूड चेंजेस, एग्रेशन, इन सब के दौरान लिम्बिक सिस्टम मच यूज़ होती है। सोलिटरी स्टाइल के लिए द फ्रंटल एंड पैराइटल लूब्स एंड द लिम्बिक सिस्टम आर आल्सो एक्टिव विद दिस स्टाइल। फ्रंटल लूब, पैराइटल लूब दोनों और साथ में लिम्बिक सिस्टम भी एक्टिव होता है। जो सोलिटरी लर्नर्स होते हैं, जो एलोन लर्निंग करते हैं, जो खुद से पढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं करते, तो वो लोग जब पढ़ते हैं तो उस टाइम उनके पैराइटल लूब्स, लिम्बिक सिस्टम भी साथ में और फ्रंटल लूब भी, ये सब एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इनसे एमसीक्यूज बन सकती हैं स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चंस टू असेस लर्निंग स्टाइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ 5 क्वेश्चंस यहाँ पे है कि जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग स्टाइल जो है उसको असेस कर सकते हो। यानी लर्निंग स्टाइल को असेस करने के लिए 5 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट 1 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज द स्टूडेंट प्रिफरेंशियली परसीव। यानी एक स्टूडेंट लर्निंग करते वक्त, पढ़ते वक्त किस किस्म के इंफॉर्मेशन जो है वो प्रीफर करते हुए वो परसीव करता है, यानी प्रीफरली किस टाइप के इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिसको एक स्टूडेंट परसीव करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशंस होते हैं या इंट्यूटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी जो भी कोई हमारे जो 5 सेंसेस है, तो उनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन इंटर होती है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। और इसके बाद जो इंट्यूटिव जो इंफॉर्मेशन है, तो ये यानी नोविंग विदाउट रीजंस जो इंफॉर्मेशन होती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई और उसको हम जानते हैं, उसको हम समझ जाते हैं विदाउट रीजनिंग, यानी आसानी से जो इंफॉर्मेशन हम समझ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रीफर किसको करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रीफर करते हैं या इस तरह की कोई इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन उसको प्रीफर करते हैं। तो उसके थ्रू भी, यानी सेंसरी इंफॉर्मेशंस में से कौन से सेंस के थ्रू वो ज़्यादा जो है वो समझ जाते हैं, यानी टचिंग के थ्रू समझ जाते हैं, या फिर वो हियरिंग के सेंस के थ्रू, या फिर वो विजन के सेंस के थ्रू। इस तरह अगर इनको देखा जाए तो एक बंदा जो है वो समझ सकता है कि मेरा जो लर्निंग स्टाइल है वो कौन सा है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, थ्रू विच सेंसरी चैनल इज़ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मोस्ट इफेक्टिवली परसीव, विजुअल, ऑडिटरी, टच। वही बात कि कौन से जो एक्सटर्नल जो कौन सा जो सेंसरी चैनल है उसके थ्रू एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन परसीव होती है, विजन के थ्रू, ऑडिटरी के थ्रू या टच के थ्रू। तीसरा क्वेश्चन है, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द स्टूडेंट मोस्ट कंफर्टेबल, यानी किस किस्म के अगर कोई इन्फॉर्मेशन परसीव करता है एक स्टूडेंट, तो उस इन्फॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडक्टिव हो तो स्टूडेंट को सही तरीके से समझ आती हैं, या फिर अगर वो डिडक्टिव हो तो स्टूडेंट को सही से समझ आती हैं। इंडक्टिव मीन्स के अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस पैटर्न की हो, इस ऑर्गेनाइजेशन की हो कि वो जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल हो, यानी स्पेसिफिक पॉइंट से बात अगर जनरल की तरफ जाती है तो वो सही से समझ आती हैं स्टूडेंट्स को। या फिर अगर वो डिडक्टिव हो, डिडक्टिव मीन्स के अगर कोई जनरल बात स्टार्ट होती है और जनरल बात से फिर स्पेसिफिक की तरफ चली जाती हैं तो वो स्टूडेंट को सही से समझ आती है। इन दोनों में से कौन सा इंफॉर्मेशन, पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट जो है वो उसके साथ मोर कंफर्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव की हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करें तो इंडक्टिव ऐसे पैटर्न को कहते हैं, इंफॉर्मेशन के ऐसे पैटर्न को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को इंडक्टिवली एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ
तो मैं स्पेसिफ़िक से जनरल बात की तरफ जाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कह रही हूँ है कि तमाम जो रेबिट्स होते हैं, तमाम रेबिट्स जो होते हैं उनके पास लंग्स होती हैं, तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफ़िक बात है। रेबिट एक स्पेसिफ़िक चीज़ है। एक रेबिट का मैंने नेम लिया तो एक स्पेसिफ़िक एनिमल है, तो मैंने एक स्पेसिफ़िक बात की कि तमाम रेबिट्स जो होते हैं उन सब के पास लंग्स होते हैं। और फिर मैंने कहा कि रेबिट जो है वो एक मैमल है, तो रेबिट मैमल है। ये कुछ जो है वो थोड़ी सी कॉमन की तरफ चली गई कि अच्छा मैमल जो है वो कॉमन चीज़ है, तो रेबिट भी मैमल्स में से हैं। फिर मैंने कहा कि तमाम मैमल्स जो होते हैं उन सब के पास लंग होती हैं, तो ये मैंने कॉमन बात फिर की, यानी मैं स्पेसिफ़िक से जनरल की तरफ जा रही हूँ। पहले मैंने कहा कि तमाम रेबिट्स जो है उनके पास लंग होती है, स्पेसिफ़िक बात मैंने की। फिर मैंने कहा कि रेबिट एक मैमल है, थोड़ा सा कॉमन हो गया। फिर मैंने कहा कि तमाम मैमल्स के पास लंग्स होता है, तो ये तो बिल्कुल जो है वो जनरल बात हो गई कि तमाम मैमल्स के पास लंग्स होता है। तो ये होती हैं इंडक्टिव पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर डिडक्टिव की हम बात करें, इसी एग्जांपल में अगर डिडक्टिव की हम बात करें, तो अगर मैं ये इंफॉर्मेशन आपको डिडक्टिव पैटर्न में देना चाहती हूँ तो फिर मैं इस तरह समझाऊंगी कि तमाम मैमल्स जो है उनके पास लंग्स होती हैं। तो तमाम मैमल्स के पास लंग्स होती है, ये एक बिल्कुल जनरल बात है कि जितने भी मैमल्स होते हैं तो सबके लंग्स होते हैं। फिर मैं कहूँगी कि तमाम रेबिट्स जो है वो सब मैमल्स है, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रही है कि अच्छा जितने भी रेबिट्स होते हैं तो वो मैमल्स होते हैं। फिर मैं कहूँगी कि इसीलिए रेबिट के पास भी लंग्स होता है, तो अब ये स्पेसिफिक बात हो गई कि अच्छा रेबिट के पास भी लंग्स होता है। इसलिए होता है क्योंकि तमाम मैमल्स जो है उनके पास लंग्स होती है, रेबिट भी एक मैमल है तो उसके पास भी लंग्स है। अब मैंने स्पेसिफिक बात कही, यानी मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जनरल बात से स्टार्ट करके स्पेसिफिक की तरफ जाके मैंने आप लोगों को समझा दी। तो ये कहलाती हैं डिडक्टिव पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टूडेंट प्रीफर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी एक स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एक्टिवली प्रोसेस करता है या फिर रिफ्लेक्टिवली प्रोसेस करता है। एक्टिवली मींस के उसी टाइम पे जब इंफॉर्मेशन मिल रही होती है तो वो जल्दी जल्दी से जो है सारा कुछ उसी टाइम सीख लेता है, या फिर वो रिफ्लेक्टिव होता है, बाद में जब वो रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करता है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, तब वो सही तरीके से सीखता है। फिफ्थ वन क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टूडेंट प्रोग्रेस टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग सिक्वेंशियली और ग्लोबली, कि एक स्टूडेंट अगर कोई अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, कोई टॉपिक सीख रहा है, तो वो टॉपिक सीखते वक्त सिक्वेंशियली सीखता है या फिर ग्लोबली सीखता है। मतलब ये कि सीक्वेंस से स्टेप वाइज वो आगे चला जाता है, स्टेप वाइज वो सीखता है, या फिर वो ग्लोबली कोई बड़ा सा टॉपिक जो है वो एक ही टाइम पे पिक कर लेता है। डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टीचिंग स्टाइल्स भी दी गई हैं। आर दे कंपेटेबल विद योर लर्निंग स्टाइल, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कोई लर्निंग स्टाइल यूज़ कर रहा हो और उसके लर्निंग स्टाइल के रिलेशन में कोई टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है वो आ जाए, यानी जो टीचर का टीचिंग स्टाइल होता है वो अगर कंपेटेबल हो जाए आपकी लर्निंग स्टाइल से, तो उस टाइम आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो लेक्चर है, टीचर टॉक्स ऑल पीरियड। लेक्चर एक ऐसी लर्निंग स्टाइल है जिसमें पूरे दौरानिया में, पूरे क्लास में टीचर जो है वो लेक्चर देता है। तो ये जो ऑडिटरी होते हैं, ऑडिटरी लर्नर, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है क्योंकि वो साउंड के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। अब एक लेक्चर हो रही है क्लास के दौरान, तो वो जाहिर सी बात है कि उनके साथ ये बहुत ज़्यादा कंपेटेबल होती हैं। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन, टीचर टॉक्स बट इनकरेज डिस्कशन, टीचर बोलता है लेकिन ग्रुप डिस्कशन को इनकरेज करता है। तो ये जो सोशल लर्नर्स हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपेटेबल है कि ग्रुप डिस्कशन हो रही है। स्मॉल ग्रुप्स, टीचर एड्स फैसिलिटेट्स ग्रुप इंटरेक्शन, ये भी स्मॉल ग्रुप्स में अगर हो रही है काम, टीचर जस्ट फैसिलिटेट कर रहा है ग्रुप इंटरेक्शन को, तो ये भी सोशल लर्नर्स जो है उनके साथ कंपेटेबल हैं। तीसरा है विजुअल फोकस। विजुअल फोकस भी एक टीचिंग स्टाइल है जिसमें टीचर लॉट्स ऑफ विजुअल एड यूज़ करता है। तो अगर विजुअल फोकस अब आ रही है यहाँ पे, तो ये विजुअल लर्नर्स के लिए उनके साथ कंपेटेबल है बहुत ज़्यादा। वर्बल फोकस अगर आ जाती है तो इसमें टीचर
वर्ड्स यूज़ करता है राइटिंग के थ्रू और वर्बली टॉकिंग के थ्रू, मोर वर्ड्स और मोर देन मोर वर्ड्स जो है वो स्टूडेंट से भी फिर वो बोलवाता है, उनसे भी सुनता है। तो ये फिर वर्बल लर्नर्स जो होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है। लॉजिकल सीक्वेंस भी एक टीचिंग स्टाइल है जिसमें टीचर प्रेजेंट मटेरियल इन स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेट, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली एक टीचर जो है वो चीज़ों को, मटेरियल्स को प्रेजेंट करता है। तो ये जो लॉजिकल लर्नर्स हैं, जो मैथमेटिकल लर्नर्स, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है। और इसके अलावा रैंडम सीक्वेंस, ये जो सिक्वेंशियल लर्नर्स हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंपेटिबल है कि टीचर जंप्स ऑल ओवर द प्लेस, यानी टीचर जो है इसमें आप सीक्वेंस जो है सीक्वेंस भी टीचर यूज़ करता है, लेकिन सीक्वेंस के साथ सारा कुछ जो है वो जंप करके तमाम चीज़ें जो है वो टीचर पूरा कर लेता है। रियली इंपॉर्टेंट, बी अडाप्टेबल। अब देखिए रियली इम्पोर्टेंट ये है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने एडाप्टेबल होना है, आपने कोई भी टीचिंग स्टाइल जो है उसके साथ एडाप्टेशन करनी है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आपके लर्निंग स्टाइल जो है वो ज़्यादा होंगे, यानी अगर आप में आपके लर्निंग स्टाइल 7 के 7 लर्निंग स्टाइल जितने भी हैं, अगर वो उन सब में आप पीक पे हो तो फिर आप किसी भी टीचिंग स्टाइल के साथ आसानी से अडाप्ट कर सकते हो। उसको जब आप अडाप्ट कर लेते हो, उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो, तो फिर आपको समझने में आसानी होती है। कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोल्ब्स जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक ये लर्निंग के साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने थ्योरी भी पेश की है, लर्निंग स्टाइल्स भी बताए हुए हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ लर्निंग स्टाइल्स है जिसमें उसने कहा हुआ है कि कंक्रीट एक्सपीरियंस होती हैं, यानी लर्निंग स्टाइल्स के थ्रू इसने कुछ लर्निंग स्टाइल बताए हैं जो कि आगे के स्लाइड्स में हैं। लेकिन ये जो स्लाइड है इसमें बेसिकली इसने एक प्रोसेस बताई हुई है कि लर्निंग किस तरीके से होती है। तो इसमें जो फर्स्ट वन फेज़ है वो कंक्रीट एक्सपीरियंस का है। कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सपीरियंस हमारी फ़र्स्ट टाइम होती है तो वो हमारी कंक्रीट एक्सपीरियंस कहलाती है, यानी कोई भी किसी भी चीज़ के साथ फर्स्ट कॉन्टेक्ट जो हमारा हो रहा है तो उसमें हमारे फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस होती है, यानी हम चीज़ों को फील करते हैं, चीज़ों को हम जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हम उस चीज़ को कंक्रीट एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के उसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन उसकी होती है, यानी वाचिंग। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम बैक जाके उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्शन करते हैं। उसके बाद थर्ड जो इसकी जो फेस है वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन कहलाती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद हम डीप जाते हैं, डीप जाके एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन की कोशिश करते हैं, थिंकिंग करते हैं, हम सोचते हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा जो है वो डीप जाके समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लास्ट में जाके हम अपने उस नॉलेज से रिलेटेड बिहेवियर चेंजेस लाते हैं और फिर उन बिहेवियर चेंजेस के थ्रू हम डूइंग करके एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, यानी प्रैक्टिस करके उस चीज़ को जो है वो देखते हैं। तो इस दौरान जो कंक्रीट एक्सपीरियंस के फेज़ से लेकर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की फ़ेज़ है तो उस दौरान इनका कहना है कि डाइवर्जिंग होती है। डाइवर्जिंग मीन्स के फीलिंग एंड वाचिंग। इसके दौरान क्या होता है, हम बिल्कुल जो है वो डाइवर्जन करते हैं। डाइवर्जन मीन्स के हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को महसूस करें, उनको देखें, हम उनसे कोई मीनिंग जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है तो उसके दौरान की जो फेज़ है उसमें हम एसिमिलेटिंग करते हैं। एसिमिलेटिंग मीन्स कि हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिला के, उनको जोड़ के उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा पुराना कोई इस तरह कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा जो कि इस न्यू एक्सपीरियंस के साथ मैच कर जाए, उससे अगर हमने कुछ सीखा था तो वो इसके साथ हम मैच करें और फिर कंपेयर करके देखें कि जो पहले हमारे जहन में था वो सही था या नहीं। इस तरह हम चीज़ों को एसिमुलेट करते हैं, थिंक एंड वाच। इसमें हम सोचते भी हैं और देखते भी हैं। इसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की फ़ेज़ है उस दौरान हम कन्वर्जिंग करते हैं। कन्वर्जिंग मीन्स के अब इसमें यहाँ पे हम डाइवर्जिंग कर रहे थे, मीन्स कि हम कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू सेंस हम ढूंढ रहे थे, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे हम कन्वर्जिंग कर रहे हैं। कन्वर्जिंग मीन्स के जो हमने डीप मीनिंग लिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन से, थिंकिंग से, जो हमने डीप मीनिंग लिया हुआ है तो उस डीप मीनिंग को अब हम हमारा काम क्या हो, जब भी हम कोई टॉपिक सीखते हैं तो उससे ख़ास मतलब लेना, उससे एक ख़ास चीज़ सीखना, एक स्पेसिफिक चीज़ सीखना हमारा मकसद होता है। तो इसमें हम कन्वर्जिंग
डाइवर्जिंग में कोई ख़ास चीज़ जो है वो सीख जाते हैं, कोई आइडिया अपने जहन में बना लेते हैं। थिंक मीन्स कि उसमें उस आइडिया के लिए हम सोचते हैं एंड डू, और फिर वो जो आइडिया हमने सोची है तो उसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं और हम करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारी दूसरी जो अब ये यहाँ से हम जो जा रहे थे ये हमारी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस थी, ये यहाँ जाके फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ख़त्म हुई, अब ये न्यू एक्सपीरियंस है, हमारी कोई दूसरी नई कंक्रीट एक्सपीरियंस है। तो अब यहाँ पे इस जो हमारी पहली वाली जो एक्सपीरियंस थी उससे हमने जो कुछ सीखा उसको हमने प्रैक्टिस में लाया। प्रैक्टिस में लाने के बाद हम एकोमोडेशन करते हैं, एकोमोडेटिंग यानी फील एंड डू, यानी जो न्यू हमारी एक्सपीरियंस होती हैं, तो कोई भी अगर न्यू एक्सपीरियंस आती है तो ये जो हमारी पास्ट वन थी जिसके साथ हमारी बिहेवियर में कोई चेंजेस आई हुई थी, तो इस न्यू को इस पास्ट के साथ हम एकोमोडेट करते हैं, उसको हम उसके साथ एडजस्ट करते हैं, और यानी फील एंड डू। पुराना वाला हम फील करते हैं और न्यू वाला जो है उसके साथ हम वही करते हैं, यानी उससे रिलेटेड कुछ करते हैं, उसको इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हमारी लर्निंग जो है वो होती रहती है। अब यहाँ पे देखें कि परसेप्शन कॉन्टिनम, ये जो दो है, जो कंक्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है, इनको इसने नाम दिया कि ये दोनों परसेप्शन कॉन्टिनम है, यानी हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स, हम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो जब हमारी बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होती है उस टाइम हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और फिर उस पर रिफ्लेक्शन करने के बाद हम डीप जाके उसके बारे में सोचते हैं। तो ये जो कंक्रीट एक्सपीरियंस हमारी फीलिंग्स और थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन है, तो ये कहलाती है परसेप्शन कॉन्टिनम। और जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जिसमें हम वाचिंग करते हैं और फिर बाद में लास्ट पार्ट में हम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, जो डूइंग करते हैं, ये प्रोसेस कॉन्टिनम कहलाती हैं। यानी प्रोसेस कॉन्टिनम के हाउ वी थिंक्स अबाउट हाउ वी, तो ये स्टूडेंट्स ये ब्लॉक हुआ है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो प्रोसेस कॉन्टिनम है तो इसके दौरान प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे बाय डूइंग हम प्रोसेस करते हैं, यानी वो जो चीज़ हमने सीखी हुई होती है वो हम प्रैक्टिस में अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको एकोमोडेट करते हैं। न्यू जो एक्सपीरियंस आती है फिर दोबारा से कोई नई एक्सपीरियंस, तो उसको उसके साथ हम एडजस्ट कर देते हैं, एकोमोडेट कर देते हैं। कोल्ब लर्निंग स्टाइल्स, अब देखिए स्टूडेंट्स 4 लर्निंग स्टाइल्स बताए हुए हैं। कोल्ब ने बताया हुआ है कि एक लर्निंग स्टाइल जो है वो डाइवर्जर्स का है। तो डाइवर्जर्स, इनको फैसिलिटेटर भी कहा जाता है और मोटिवेटर भी कहा जाता है। डाइवर्जर्स को हम फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं और मोटिवेटर भी कह सकते हैं। मोटिवेटर और फैसिलिटेटर इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी न्यू आइडिया के तलाश में होते हैं। ये सिर्फ एक अगर इनको कोई सल्यूशन मिल जाती हैं तो उस पर सेटिस्फाई नहीं होते, डिफरेंट काइंड ऑफ सल्यूशन निकालते हैं और फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सल्यूशंस ये उस पर फिर सेटिस्फाई होते हैं, किसी एक सल्यूशन पे सेटिस्फाई नहीं होते। इसीलिए इनको हम मोटिवेटर भी कह सकते हैं क्योंकि इस तरह ये मोटिवेट करते हैं, और इनको फैसिलिटेटर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये अगर एक से ज़्यादा अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया आ जाते हैं तो वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, लर्निंग करते वक्त एक बंदे को फैसिलिटेट करती हैं। इसीलिए डाइवर्जर्स को हम फैसिलिटेटर्स और मोटिवेटर्स कहते हैं। ये आपने MCQs के लिए याद रखनी है। ये कैसे लर्नर्स होते हैं? जनरेट आइडियाज़ जनरेट करते हैं, वर्क वेल विद पीपल्स, लोगों के साथ अच्छे से काम करते हैं, यानी ये चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते, ये लोगों पे, माइंड पे इनका फोकस होता है, क्रिएटिव लोग होते हैं। शेयर आइडियाज़ शेयर करते हैं। वेरी इन्वॉल्व विद लर्निंग, और लर्निंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आस्क वाई और वाई नॉट, और इनका जो क्वेश्चन होता है, मेजर क्वेश्चन, वो यही होता है कि क्यों और क्यों नहीं, यानी कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। यानी ये मतलब ये जो नहीं लफ्ज़ है तो क्यों, यानी अगर कोई कहता है कि नहीं ये नहीं होता तो ये उस पर सेटिस्फाई नहीं होता, ये कहते हैं क्यों नहीं होता, हम कोई नया आइडिया तलाश करेंगे कि जिसके थ्रू हम इसको पॉसिबल करेंगे इस काम को। इस तरह इनकी सोच होती है। तो यह आपने याद रखनी है कि जो डाइवर्जर्स होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, तो कोल्ब के मुताबिक इनका क्वेश्चन होता है वाई और वाई नॉट। तो इससे MCQs बन सकती हैं कि वाई और वाई नॉट जो है वो कोल्ब के मुताबिक कौन से लर्निंग स्टाइल वालों का क्वेश्चन होता है।
दूसरा जो लर्निंग स्टाइल है वो एसिमिलेटर्स का है। तो स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन में जब आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ा रही थी 4th सेमेस्टर में, तो उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था कि एसिमिलेशन मीन्स के प्रीवियस वन और न्यू वन कोई भी अगर आपकी एक्सपीरियंस हो जाए तो उनको अगर हम मैच करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एसिमिलेशन कहलाती हैं। तो ये जो एसिमिलेटर्स होते हैं ये थियोरेटिकल या बेसिक साइंटिस्ट इनको हम कहते हैं। थियोरेटिकल या बेसिक साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि ये कोई भी थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उसको जहन में ये अपने जहन में उसको सेव कर देते हैं, और कोई न्यू अगर चीज़ इनके सामने आ जाती है तो उस थ्योरी के साथ उसको मैच करते हैं। या बेसिक साइंटिस्ट को इनको इसलिए कहा जाता है कि कोई भी न्यू अगर चीज़ इनके सामने आ जाती है तो ये पिछले अपने पास्ट में जो चीज़ें सीखी होती है तो उनके साथ उसको मैच करते हैं, इसीलिए इनको बेसिक साइंटिस्ट कहा जाता है। थ्योरेटिकल इंटरेस्ट इनकी होती है, थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। कंबाइन डाइवर्स आइडियाज़, जो डाइवर्स आइडियाज़ होते हैं यानी इधर उधर के बहुत सारे आइडियाज़ जो होते हैं उनको कंबाइन करते हैं। ये इतना ज़्यादा चीज़ों को फैलाने की कोशिश नहीं करते। मॉडल्स क्रिएट करते हैं। एनालिटिकल और इंडक्टिव, यानी इंडक्टिव होते हैं। इंडक्टिव मीन्स के स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो है वो उठाते हैं और उससे जनरल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और एनालिटिकल होते हैं, कंपैरिजन करते हैं थोड़ा बहुत। आस्क व्हाट डू आई हैव हियर, यानी यहाँ पे मेरे सामने क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ देखते हैं कि अब मैंने यहाँ पे क्या करना है। पास्ट में ये एक्सपीरियंस मेरे सामने आई थी तो मैंने वहाँ पे वो जो मैंने अप्लाई किया था प्रोसेस या जो कुछ भी आप कह लें, तो अब यहाँ पे नाउ प्रेजेंटली मैंने क्या करना है, इनकी यही सोच होती है। तो इस तरह इनको एसिमिलेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ न्यू एक्सपीरियंस को मैच करते हैं, मिक्स करते हैं, उनको एसिमिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने एसिमिलेटर्स के लिए कुछ याद रखनी है कि व्हाट डू आई हैव हियर, तो ये एसिमिलेटर्स कहते हैं। कन्वर्जर्स, तो कन्वर्जर्स को हम कहते हैं अप्लाइड साइंटिस्ट। ये बात आपने याद रखनी है, इससे एमसीक्यूज बन सकती हैं कि कौन से लर्निंग स्टाइल कोल्ब के मुताबिक अप्लाइड साइंटिस्ट थे, कौन से लर्नर्स, तो कन्वर्जर्स। तो अप्लाइड साइंटिस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वांट कंक्रीट आंसर, ये कंक्रीट आंसर चाहते हैं। कंक्रीट आंसर मीन्स स्पेसिफिक, उसकी जो आंसर होती है वो चाहते हैं कि स्पेसिफिक आंसर इनको मिल जाए। वो इनकी यही ख्वाहिश होती है कि स्पेसिफिक कोई भी आंसर इनको मिल जाए। हम कहते हैं कि लोवी मानी, जो लोवी मानी होती है, लफ्ज़ी मानी होती है, तो वो मांगते हैं ये लोग। प्रीफर टू वर्क विथ थिंग्स वर्सेस पीपल्स। अब देख लें स्टूडेंट्स, जो डाइवर्जर्स थे तो वो लोगों के साथ, माइंड के साथ, पीपल के साथ वर्क करना जो है वो पसंद करते थे। लेकिन ये जो कन्वर्जर होते हैं ये चीज़ों के साथ, जो विजिबल थिंग्स होते हैं उनके साथ काम करना, यानी सिंपल चीज़ों के साथ काम करना ये पसंद करते हैं। और इनको अगर कोई सिंपल सल्यूशन मिल जाती है, किसी भी प्रॉब्लम की सिंपल स्पेसिफिक आंसर मिल जाती है, सिंपल स्पेसिफिक सल्यूशन मिल जाती है, कोई एक भी हो, तो ये उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। इनको कोई न्यू आइडियाज़ नहीं ढूंढनी होती हैं। लाइक हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वांट आंसर क्विकली आंसर चाहते हैं और उस पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं जब आंसर मिल जाती है। आस्क हाउ डज़ दिस वर्क, देखिए इनका कुछ ही होता है कि ये कैसे काम करता है, और इनको अगर सिंपल आंसर मिल जाए उसका कि ये इस तरीके से काम करता है तो ये सेटिस्फाइड होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर डाइवर्जर्स सोचेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। उनको अगर बताया जाए कि ये इस तरीके से काम करता है तो वो सोचेंगे कि अच्छा इसको किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जाए, मज़ीद फास्ट इसको किस तरीके से किया जा सकता है, कौन से रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। इस तरह वो न्यू आइडियाज़ तलाश करते हैं, लेकिन ये सिंपल आंसर पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। और इसके बाद एकोमोडेटर्स। अब एकोमोडेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनको कहा जाता है प्रैक्टिशनर्स। तो प्रैक्टिशनर्स को इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एडजस्ट करते हैं चीज़ों को, ये रिस्क लेते हैं, ये जो है वो न्यू चीज़ जो आ जाती है तो उसको वो एकोमोडेट करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, यानी उसको एसिमिलेट नहीं करते, ये जोड़ते नहीं हैं। पुराने जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनके साथ नहीं जोड़ते, बल्कि उनके लिए जो न्यू चीज़ आ जाती है तो उनके लिए अपने माइंड में अलग एक जगह क्रिएट करके उनको वहाँ पे सेव कर देते हैं, वहाँ पे उनको एडजस्ट कर देते हैं ईजीली। तो ये प्रैक्टिशनर्स कहलाते हैं। रिस्क लेते हैं, फोकस ऑन डूइंग, यानी काम करने पे, कोई भी काम करने पे इनका फोकस होता है। अडॉप्ट वेल टू चेंज, देखिए कोई भी चेंज आ जाती है तो ये वेल अडेप्टेशन कर लेते हैं। वो जो पास्ट वन थी
तो पास्ट वन के साथ उसको एसिमिलेट करना ये इतना पसंद नहीं करते, ये उसको अडॉप्ट कर देते हैं। कोई भी चेंजेस आ जाती है तो उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस इनको नहीं चाहिए होती, ये चेंज हो जाते हैं उसके साथ। लाइक न्यू एक्सपीरियंस, देखिए पास्ट एक्सपीरियंस में इनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता एसिमिलेटर की तरह, ये न्यू एक्सपीरियंस को जो है वो पसंद करते हैं। इंटीग्रेट एप्लीकेशंस विद एक्सपीरियंस, यानी कोई भी एक्सपीरियंस आ जाती है तो उसको अप्लाई करते हैं, ये उसको करके ये देखते हैं। What will this become, ये कैसा होगा। अब ये नहीं सोचते, इनका क्वेश्चन एसिमिलेटर्स की तरह ये नहीं होता कि what do I have here, मैं यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, यानी उनकी सोच पास्ट एक्सपीरियंस पे होती हैं, उसके साथ उसको जोड़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। लेकिन ये कहते हैं कि व्हाट विल दिस बिकम, ये कैसे होगा, इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, इसके साथ हम कैसे चेंज हो सकते हैं, तो ये इनकी क्वेश्चन होती है। तो ये जो मेन पॉइंट्स और क्वेश्चंस है इनके साथ सबके साथ, तो ये आपने याद रखनी है, इनसे MCQs बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ पे जो कोल्प ने बताया था लर्निंग स्टाइल के जो प्रोसेस बताए थे, तो वही यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रीफर्ड लर्निंग सिचुएशंस, यानी जो लर्निंग सिचुएशन प्रीफर किए जाते हैं तो वो यहाँ पे दी गई हैं। तो फर्स्ट वन है कंक्रीट एक्सपीरियंस। तो कंक्रीट एक्सपीरियंस के दौरान ये एक ऐसी प्रीफर्ड सिचुएशन है कि जिसके दौरान गेम्स, रोल प्लेज, प्रीफर फीडबैक एंड डिस्कशन, कोई फीडबैक अगर डिस्कशन हो तो वो ज़्यादा जो है पीर फीडबैक एंड डिस्कशन, अगर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन और फ्रेंड्स के साथ अगर फीडबैक वगैरह फ्रेंड्स दे दें तो इस सब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, यानी ये मज़ीद बेहतर होती है इन चीज़ों से, रोल प्ले वगैरह से। उसके बाद जो दूसरा फेज़ है एब्स्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो दूसरा फेज़ है, तो रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन के दौरान ये एक ऐसी फेज़ है कि जिसके दौरान लेक्चर्स रोल ऑब्जर्व, यानी किसी के रोल को जब ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्वर जो ऑब्ज़र्वर है तो उनका यहाँ पे रोल होता है कि किस तरीके से यानी वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। जब वो सही तरीके से ऑब्ज़र्व करेंगे तो रिफ्लेक्शन भी उनकी ठीक होगी। लेक्चर्स जब यहाँ पे सुनते हैं या उससे यानी कोई टॉपिक है उस पर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ वंस नॉलेज, अपने ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करते हैं कि हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे तो उनको हमने पूरा किया या नहीं, तो रिफ्लेक्शन में ये चीज़ें ये लोग देखते हैं। उसके बाद जो थर्ड फेज़ है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन का, तो उसके दौरान लोग क्या करते हैं, थ्योरी रीडिंग करते हैं, एलोन स्टडी करते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन सुनते हैं ताकि उसके डीप मीनिंग तक वो पहुंच जाए। उसके बाद जो लास्ट फेज़ है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का, तो उसके दौरान अगर कोई स्मॉल ग्रुप डिस्कशन हो जाए, उसमें जो कुछ खुद सीखा हुआ है, अपने बिहेवियर चेंजेस लाई हुई है, तो उसके थ्रू वो दूसरे लोगों को बताए। इंडिविजुअलाइज प्रोजेक्ट अगर उनको मिले कोई असाइनमेंट वगैरह तो उसको वो सोल्व करके दे दें, या फिर प्रैक्टिस एंड रिसीव फीडबैक, इस पर वो चीज़ जो उन्होंने सीखी हुई है तो उसको प्रैक्टिस करके और फीडबैक ले लेते हैं, तो इससे फिर उनको पता चल जाता है कि उनकी एक्सपीरियंस कैसी रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को लर्निंग मॉडल्स पढ़ाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को पार्ट 4 पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।